गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी की जो क्लास है उसके अंदर पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स। और उसके अंदर आप लोगों को जैसे पता है हम सीपिया जंतु की स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम कॉमनली कटल फिश के नाम से भी जानते हैं। आज हम जो सीपिया है उसके 3 सिस्टम्स पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। देखिए सीपिया के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, वो 1 पेयर ऑफ गिल्स, जिन्हें हम टीनिडिया भी कहते हैं, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन सीपिया में पाया जाता है। गिल्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं? गिल्स जो है वो मेंटल कैविटी के अंदर, मेंटल कैविटी के दोनों जो लेटरल साइड्स हैं वहाँ पर एक एक गिल सिचुएटेड होता है। गिल्स किस प्रकार की संरचना होती है? प्लूम शेप्ड, पिच आकार के टीनिडिया मेंटल कैविटी के लेटरल साइड्स के अंदर लगे हुए रहते हैं। और प्रत्येक टीनिडिया जो है वो किस प्रकार की संरचना है? बाइपिन्नेट संरचना होती है। बाइपिन्नेट संरचना के अंदर का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर एक सेंट्रल एक्सिस होता है जिसके दोनों ओर अनेक बिल्कुल फाइन लैमिलीज जो हैं, डेलिकेट लैमिलीज एक एक्सिस पर लगी हुई रहती हैं। ठीक है, देखिए ये लैमिलीज जो होती हैं वो मिडिल के अंदर लार्जेस्ट इन साइज़ होती है। जैसे आपको देखिए नीचे डायग्राम के अंदर, यदि डायग्राम आप देख रहे हैं सीपिया का, दिस वन, यदि हम डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रही है लीफ फ्लैट नुमा संरचना, ये क्या है? लैमिली जो एक सेंट्रल एक्सिस से अराइज होती हैं। ओके, लैमिली देखिए आप इसके अंदर, मिडिल के अंदर जो लैमिली है बच्चों वो कैसी है? मिडिल के अंदर जो लैमिली है वो बड़ी साइज़ की होती है, और जो एक्सट्रीमाइड्स होती हैं उधर की तरफ ये इनकी साइज़ जो है वो कम होती जाती है। ओके, ये लैमिलीज जो होती हैं बच्चों वो इसके रेस्पिरेटरी सरफेस को बढ़ाने के लिए इनकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। ओके, और इन लैमिलीज पर सीलिया नहीं पाए जाते हैं क्योंकि पैलेजिक जंतु हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो इनकी बॉडी पर जो है वो तलछट है उसको हटाने की समस्या नहीं होती है, इसलिए इनके अंदर सीलिया जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। ओके, अब ये जो लैमिली है, प्रत्येक गिल की जो लैमिली होती है वो अटैच्ड होती है एक लॉन्ग एक्सिस से, जो क्या कहलाता है? टीनिडियल एक्सिस, जो अभी हमने बात करी थी सेंट्रल एक्सिस, उससे ये अटैच्ड होती हैं। ओके, चलें आगे। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की, जंतु किस प्रकार से रेस्पिरेशन करता है। ओके, देखिए वाटर जो है वो बॉडी के अंदर प्रवेश करता है किसके द्वारा? कॉलर ओपनिंग के द्वारा, जैसा अपन ने कल पढ़ा था। और एक्सपेल्ड होता है या बाहर निकलता है किसके द्वारा? जो फनल ओपनिंग है, जो जंतु की फनल ओपनिंग है उसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। ओके, जो इनहेलेंट फेज है, जब वाटर अंदर प्रवेश करता है, वो किसके द्वारा होती है? वो होती है लॉन्गिट्यूडनल जो रेडियल मसल्स बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है? मेंटल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, और जब मेंटल कैविटी एक्सपेंड होती है तो क्या होता है? फ्रेश वाटर मेंटल कैविटी के अंदर एंटर करता है थ्रू द पेरियल अपर्चर। पेरियल अपर्चर जो कॉलर रीजन का बड़ा छिद्र है वहाँ से वाटर एंटर करके क्या आता है? मेंटल कैविटी के अंदर आता है। ओके, और यहाँ से फिर ये वाटर जो होता है वो गिल्स के ऑल पार्ट्स जो है वहाँ थ्रू द एक्सियल कैनाल वहाँ तक सप्लाई किया जाता है। ओके, इसके बाद क्या होता है? देखिए हमने कल कार्टिलेज पढ़े थे। ओके, 3 पेयर्स ऑफ कार्टिलेज जो कि कॉलर रीजन के अंदर, और जिसके अंदर हमने न्यूकल कार्टिलेज पढ़ा था, और हमारा जो है इसके अंदर हमने जो डॉर्सल कार्टिलेज पढ़ा था। ये 3 पेयर्स ऑफ कार्टिलेज जो है बच्चों वो क्या होते हैं? इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब कॉलर ओपनिंग तो बंद हो जाती है। अब एक्सेलेंट फेज के अंदर क्या हो रहा है? एक्सेलेंट फेज, जब वाटर को बाहर पास आउट होना है तो उस वक्त सर्कुलर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है और रेडियल मसल्स रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इनसाइड द मेंटल कैविटी जो है संकुचित हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो अब चूँकि कॉलर ओपनिंग क्लोज हो गई है तो वाटर जो है वो फनल के माध्यम से, फनल का जो छिद्र है उसके द्वारा बॉडी के बाहर एक जेट के रूप में पास आउट होता है। ओके, चलें आगे। अब
वाटर जब बॉडी के अंदर प्रवेश करता है बच्चों, तो देयर इज़ ए ब्लड फ्लो पूरे थ्रू आउट द गिल्स जो है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। देखिए प्रत्येक जो हमारा टीनिडिया है उसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आता है, वो उसकी अपनी और की जो ब्रैंकियल हार्ट है, ब्रैंकियल हार्ट की जो एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स है उसके द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स को पहुँचाया जाता है। अब ये जो ब्लड है वो जो हमारा जो गिल है उसके भीतर क्या है, लैमिलीज है, उनकी महीन शाखाओं से होकर गुजरता है और लास्ट के अंदर जो इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स हैं उसके द्वारा एकत्र होकर ऑरिकल में पहुंचाया जाता है। जब ये ब्लड लैमिलीज की जो सरफेसेस हैं वहाँ से होकर गुजरता है, उस टाइम पर चूँकि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है तो गैसियस विनिमय के द्वारा जो होता है वो गैसेस का आदान प्रदान होता है। O2 ब्लड के अंदर जो है वो एंटर करती है, CO2 बाहर वापस वाटर के अंदर जो है वो भेज दी जाती है और अब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जो इफरेंट ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्रैंकियल वेसल्स के द्वारा ऑरिकल में पहुंचाया जाता है। ओके, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की हम बात करें तो सिफेलोपोड्स के अंदर हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। ओके, ये तो था हमारा कि जंतु सीपिया किस प्रकार से रेस्पिरेशन करता है। अब हम पढ़ेंगे इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम यदि हम सीपिया की बात करें या इन ऑल सिफेलोपोड्स हाईली डेवलप होता है और ब्लड जो है वो वेसल्स, आर्टरीज और वेंस, इन दो वेसल्स के द्वारा बॉडी के संपूर्ण पार्ट्स में पहुंचाया जाता है और इकट्ठा किया जाता है। ओके, देखिए हार्ट की बात करें यदि हम तो सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। देखिए इसके अंदर एक वेंट्रिकल पाया जाता है, दो ऑरिकल, ये दोनों मिलकर हार्ट की संरचना बनाते हैं। इससे संबंधित आर्टरीज पाई जाती हैं, वेंस पाई जाती हैं। ओके, हार्ट जो होता है वो समवट ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है और बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं के पार्ट्स हैं वो बायलेटरल प्लेस्ड होते हैं। ओके, हार्ट एनक्लोज रहता है किसके अंदर, पेरिकार्डियम में। देखिए बेसिकली यदि हम सीपिया के अंदर देखें तो सीपिया के अंदर एक विसरल मास के बीच में पेरिकार्डियम में बंद एक सिस्टेमेटिक हार्ट, जिसको हम आर्टिक हार्ट भी कहते हैं, वो पाया जाता है। और इस हार्ट, ये जो सिस्टेमेटिक हार्ट है उसमें एक थिक वॉल्ड वेंट्रिकल और दो उसके अंदर थिन वॉल्ड लेटरल ऑरिकल्स होते हैं। ओके, ये जितनी भी संरचनाएं हैं वेंट्रिकल और ऑरिकल, ये सभी स्पिंडल शेप्स की होती हैं। देखिए वेंट्रिकल जो है वो भी दो पिंडों में विभक्त होता है। ओके, और वेंट्रिकल और ऑरिकल जो हमने बात करी है, यहाँ से जो है वो वेंट्रिकल से उसका जो दोनों एंड्स हैं वेंट्रिकल के, वहाँ से 2 एओर्टा अराइज होती हैं। ओके, कौन कौन सी आर्टरीज, यदि हम बात करें आर्टरीज की तो कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं इसके अंदर, ये जो आर्टरीज है जो कि वेंट्रिकल के दोनों एंड से अराइज होती हैं, ये अनेकों ब्रांचेज और कैपिलरीज में विभक्त होकर प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल एओर्टा, जिसको हम एंटीरियर एओर्टा भी कहते हैं। ओके, ये जो है वो इसका एंटीरियर जो वेंट्रिकल का एंटीरियर पार्ट है वहाँ से अराइज होती है और ये बॉडी के जो एंटीरियर पार्ट के अंदर जो है वो ब्लड पहुँचाने का काम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाने का काम करती है। ओके, वेंट्रिकल के पोस्टीरियर पार्ट पे अबोरल एओर्टा, जिसको हम अबोरल एओर्टा या पोस्टीरियर एओर्टा भी कहते हैं, वो वेंट्रिकल के अबोरल एंड से निकलती है। ओके, ये जो एओर्टा है वो शरीर का जो पिछला भाग है वहाँ पे इसके द्वारा रुधिर पहुँचाया जाता है। ओके, जो कि जैसे मैंने पहले बताया आपको, एओर्टा जो होती है वो आर्टरीज और जो है वो कैपिलरीज के एक तंत्र के रूप में डिवाइडेड होकर वेरियस टिश्यूज़ को ब्लड पहुँचाने का काम करती हैं और लास्ट के अंदर ये वेन्स से संबंधित हो जाती हैं। ओके, अब हम वेन्स की बात करें बच्चों तो देखिए वेन्स जो होती हैं वो वेरियस कैपिलरीज आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, वेन, एक सिस्टम ऑफ वेन्स बनाती हैं। ठीक है, हेड जो रीजन है वहाँ से एक वीना कावा द्वारा जो वीनस ब्लड है वो वापस जो है वो एंटीरियर पार्ट से इकट्ठा किया जाता है, वापस लाया जाता है। ओके, ये जो वीना कावा है बच्चों, ये रेक्टम के आगे दो ब्रांचेस लेफ्ट और राइट ब्रैंकियल वेन्स में विभाजित होकर ब्रैंकियल हार्ट्स में पहुँचाई जाती हैं। ओके,
ब्रैंकियल हर्ट्स के अंदर जो है वो इन ब्रांचेस को जो है वो ये दोनों ब्रांचेस ब्रैंकियल हर्ट्स में पहुंचती हैं। ओके, ये ब्रैंकियल हर्ट्स जो होते हैं वो दोनों जो टीनिडिया हैं उसके बेसिस पर एक एक पाए जाते हैं। ओके, देखिए मेंटल से एक पेलियल वेन के द्वारा और शरीर का जो पिछला भाग है वहाँ से एब्डोमिनल वेन के द्वारा जो ब्लड है वो सीधे इन ब्रैंकियल हर्ट्स के अंदर पहुँचाया जाता है। इसके अलावा एक सिंगल गोनेडल वेन होती है और एक जो हमारी वेन फ्रॉम इंक सैक होती है, यहाँ से भी जो है ब्लड जो है वो कहाँ पहुँचाया जाता है, हमारे ये जो राइट हमारी ब्रैंकियल वेन होती है उसके अंदर ये दोनों वेन्स खुलती हैं। ओके, जो हमारा प्रत्येक जो जो हमारा ब्रैंकियल हर्ट है वहाँ प्रत्येक ब्रैंकियल हर्ट अपनी ओर के टीनिडिया में एफरेंट ब्रैंकियल वेन द्वारा ब्लड को पंप करता है। मतलब क्या हुआ, जो हमारा ब्रैंकियल हर्ट है वहाँ से जो है अब जो हमारा वीनस ब्लड है वो ब्रैंकियल वेन के द्वारा कहाँ पहुँचाया जा रहा है, एफरेंट ब्रैंकियल वेन के द्वारा टीनिडिया तक पहुँचता है। ओके, ये एफरेंट ब्रैंकियल वेन जो होती है वो शाखाओं में विभक्त होकर पूरे टीनिडिया के लैमिलीज में फैली रहती हैं। ओके, यहाँ से अब ये ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है डिफ्यूजन मेथड के द्वारा, जैसे अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा। अब यहाँ से टीनिडिया से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इफरेंट ब्रैंकियल वेन द्वारा अपनी ओर के ऑरिकल और फिर ऑरिकल से वेंट्रिकल में पहुँचा दिया जाता है। ओके, देखिए इफरेंट ब्रैंकियल वेन पता चल गया कहाँ से, प्रत्येक गिल से अराइज होती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑरिकल में पहुँचाती है जहाँ से फिर ये वापस वेंट्रिकल में लौट आता है। ओके, ब्लड की यदि हम बात करें तो इसमें हीमोसाइनिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है और अमीबोसाइट कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं। देखिए अब हम बात करेंगे जो अभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है उसके ही डायग्राम की, आप इसमें अच्छी तरह से समझ सकते हो। डायग्राम के अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे थे किसकी, हार्ट की बात कर रहे थे। तो देखिए बीच में ये आपको एक सिंगल जो है यहाँ पे हार्ट दिखाई दे रहा है। ओके, और इसके लेटरल साइड के अंदर यहाँ पे जो मैंने बोला दो पतली भित्ति वाले क्या होते हैं यहाँ पे इस जगह पे, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। ओके, अब जो हमारा वेंट्रिकल है सॉरी, उसके एंटीरियर पार्ट से उसके टर्मिनल एंड अग्रभाग से क्या अराइज हो रहा है, दिस इज द ओरल एओर्टा, जो कि शरीर के अगले भाग को रुधिर सप्लाई करने का कार्य करती है। और इसके पिछले भाग से जो है वो क्या अराइज होता है, पिछले भाग से इससे जो है वो एक अबोरल एओर्टा अराइज होती है जो कि पोस्टीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके, वेरियस पार्ट तक ब्लड सप्लाई होने के बाद में ये ब्लड जो है वो आर्टरीज और कैपिलरीज द्वारा वेरियस टिश्यूज़ को सप्लाई होता है और वहाँ से फिर ये डीऑक्सीजनेटेड होके कहाँ पहुँच जाता है, वीना कावा जो सिर से ये वीना कावा द्वारा शिरा रुधिर या वीनस ब्लड जो है वो वापस लाया जाता है। ये वीना कावा कहाँ सिचुएटेड है, देखिए ये रेक्टम के आगे ये जो है वो दो भागों के अंदर विभक्त हो जाती हैं। ये राइट और लेफ्ट ये क्या कहलाती है, ब्रैंकियल वेन्स कहलाती हैं। ओके, ये ब्रैंकियल वेन्स के जो है के किससे अटैच रहती हैं, ये ब्रैंकियल वेन्स जो हैं वो ब्रैंकियल हार्ट, देखिए यहाँ पे आपको ये ब्रैंकियल हार्ट दिखाई दे रहा है, ब्रैंकियल हार्ट तक ये पहुँचती हैं। और ये ब्रैंकियल हार्ट कहाँ सिचुएटेड है, देखिए ये जो संरचना दिख रही है ये क्या है, ये टीनिडिया है, राइट टीनिडिया और लेफ्ट टीनिडिया, इनके आधार पर जो ब्रैंकियल हार्ट है यहाँ पे सिचुएटेड रहता है। ओके, ब्रैंकियल हार्ट के साथ में ही यहाँ पे एक अपेंडेज ऑफ राइट ब्रैंकियल हार्ट भी पाया जाता है अपेंडिडेज के रूप में है। ओके, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो हमारा इंक ग्लैंड था, ओके, इंक ग्लैंड से एक वेन निकलती है जो कि हमारे ये लेफ्ट ब्रैंकियल वेन में खुलती है और इसी प्रकार एक सिंगल गोनेडल वेन होती है जो भी लेफ्ट साइड के हमारा जो ब्रैंकियल वेन है उसके अंदर खुलती है। ओके, अब जो हमारा ये ब्रैंकियल हार्ट है बच्चों, ब्रैंकियल हार्ट से प्रत्येक ब्रैंकियल हार्ट से अपनी एक वेसल निकलती है जो क्या कहलाती है, इफरेंट ब्रैंकियल वेन। ओके, यहाँ से ये रुधिर जो डीऑक्सीजनेटेड है वो इफरेंट ब्रैंकियल वेन के द्वारा
दिस वन इज द इफरेंट ब्रेंकियल वेन। ओके, इसके द्वारा एफरेंट ब्रेंकियल वेन के द्वारा टीरिडिया के अंदर पंप किया जाता है। ये पूरे शाखाओं में विभक्त होकर पूरी लैमेली के अंदर फैली रहती हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड का क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। अब ऑक्सीकृत ब्लड जो होता है वो हमारी जो इफरेंट ब्रेंकियल वेन है, ओके, इफरेंट ब्रेंकियल वेन, दिस वन इज द इफरेंट ब्रेंकियल वेन। ओके, ये इफरेंट ब्रेंकियल वेन इससे कलेक्ट करके जो है कहाँ पहुँचाया जाता है, अपने संबंधित ऑरिकल के अंदर पहुँचाया जाता है। ऑरिकल से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से वापस ओरल एओर्टा और अबोरल एओर्टा के माध्यम से संपूर्ण बॉडी के अंदर पंप किया जाता है, पहुँचाया जाता है। ओके, ये तो था हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम सीपिया का। ओके, ये एक केवल लेफ्ट साइड का इलॉबरेट करके आपको परिसंचरण तंत्र बताया गया है सीपिया का। जो मैंने अभी ऊपर आपसे जो डिस्कस किया है वो ही इसी का ही ये डायग्राम है। जो एक साइड का डायग्राम आपका इसके अंदर राइट साइड का डायग्राम शो हो रहा है। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, सीपिया की एक्सक्रीटरी सिस्टम की। देखिए, उत्सर्जक तंत्र के अंदर यदि हम बात करें सीपिया की तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर एक जोड़ी थिन वॉल रीनल सैक पाए जाते हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग होते हैं। ओके, ये जो रीनल सैक है बच्चों, इसके अंदर थिन वॉल के 3 चैम्बर्स बने हुए होते हैं। इसके अंदर 2 चैम्बर्स वेंट्रल होते हैं और एक मिड डॉर्सल चैम्बर इसके अंदर पाया जाता है। ये तीनों जो चैम्बर्स होते हैं बच्चों, ये आपस के अंदर अंतर संबंधित होते हैं। दोनों जो वेंट्रल चैम्बर्स हैं बच्चों, वो एक छोर पर अपने जो इनका जो रेक्टम है उसके दोनों ओर स्थित, देखिए यदि हम इसका देखिए बात करें डायग्राम्स के थ्रू ही हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपको ये डायग्राम इसके अंदर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। जो वेंट्रल चैम्बर्स हैं वो रेक्टम के दोनों ओर स्थित जो रीनल अपर्चर हैं, देखिए यहाँ पे आपको रीनल जो है वो अपर्चर, दिस वन इज दैट। ओके, राइट एंड लेफ्ट रीनल अपर्चर जो के द्वारा ये क्या कहाँ खुलते हैं, मेंटल कैविटी में खुलते हैं। और दूसरे एंड पर ये एक रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा पेरिकार्डियम से संबंधित होते हैं। देखिए, सेकेंड अपर्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर, इसके द्वारा ये पेरिकार्डियम से संबंधित होते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है, जो वीना कावा है, हम अभी हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा, उसके डिवीजन से अनेक ब्रैंकियल जो है वो वेन्स बनती हैं राइट और लेफ्ट। ओके, ये अपनी अपनी ओर के वेंट्रल जो चैम्बर है रीनल सैक का, उससे गुजरती हैं। ओके, अब जो देखिए यहाँ पे ये आपको ये दिख रही है, ये ब्रांच वीना कावा, जिसमें हमने जो है ब्रैंकियल वेन्स जो हैं लेफ्ट और राइट साइड की ब्रैंकियल वेन्स। ओके, इनकी जो वॉल है उनके ऊपर उत्सर्जी, ये जो आपको दिख रही है ट्यूबलुमा ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ओके, ये जो है ये क्या होती हैं, ये उत्सर्जी ग्लैंडुलर एपिथेलियम का स्तर होता है जो कि इस ब्लड से उत्सर्जी पदार्थों का एक्सट्रैक्शन करता है। ओके, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, दिस आर द ग्लैंडुलर एपिथेलियल लेयर जो कि उत्सर्जी पदार्थों का ब्लड से एक्सट्रैक्शन करता है। ओके, इसके अलावा जो हमारा मिड डॉर्सल इसका जो चैम्बर है वहाँ पर पैनक्रिएटिक फॉलिकल्स बंद रहते हैं। और ये पैनक्रिएटिक फॉलिकल्स आप लोगों को ध्यान हो, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो देखा था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड की जो डक्ट्स होती हैं उनको घेरे रहते हैं, उनके चारों तरफ सिचुएटेड रहते हैं और उनमें खुलते हैं। ये भी अत्यधिक संवहनित होते हैं, वेस्कुलराइज्ड होते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो पैनक्रिएटिक फॉलिकल्स हैं ये उत्सर्जन का कार्य ये भी करते हैं। मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ है सीपिया का वो गुआनिन के रूप में होता है। गुआनिन के रूप में उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो रीनल सैक की जो कैविटी है, दिस वन इज़ हमारा जो है ये क्या है, ये रीनल सैक है। ओके, ये रीनल सैक की कैविटी के अंदर जो है वो स्टोर्ड होता रहता है और जिसे जो है हमारा जो एक्सटर्नल अपर्चर है रीनल सैक का, उसके द्वारा उसके थ्रू ये मेंटल कैविटी के अंदर टाइम टू टाइम निष्कासित कर दिया जाता है। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है जंतु का, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यदि हम देखें तो वो जंतु का क्या है,
गुआनिन के रूप में जो जंतु है अपने उस सजीव पदार्थ को बाहर पास आउट करता है। मेंटल कैविटी में डिस्चार्ज होने के बाद में रीनल अपर्चर से मेंटल कैविटी के अंदर वेस्ट डिस्चार्ज होता है और उसके बाद में जो इसका रेस्पिरेटरी वाटर करंट है, जो एक्सेलेंट वाटर करंट है, उसके थ्रू ये आउटसाइड द बॉडी बाहर पास आउट कर दिया जाता है। तो ये आज हमने सीपिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट किया है। थैंक यू।